गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। सभी का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का। और आज हमारी क्लास नंबर नेक्स्ट है पॉलिटी स्पेशल थर्ड बैच की। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। और अभी हमारी यूनियन गवर्नमेंट की जुडिशरी रह गई है, तो उसको हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। जो आपकी स्टेट की और यूनियन की जुडिशरी को हम एक साथ ले लेंगे। अभी आज हम पढ़ते हैं स्टेट के बारे में। तो क्या फाइनली क्या स्ट्रक्चर होता है स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन लोग आते हैं स्ट्रक्चर में। और हम सब जानते हैं कि स्टेट में एक ये अलग तरह की गवर्नमेंट होती है। लाइक मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के तीन भाग होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट तीन टाइप की होती है। पहली होती है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और संघ सरकार, ठीक है। तो संघ सरकार हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम सब जानते कि हमने पार्लियामेंट्री जो टर्मोलॉजी थी, जो वर्डिंग थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं किया तो उस क्लास को कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है ना। राज्य सरकार, और हम सब जानते हैं कि जो राज्य सरकार होती है उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला स्टेट एग्जीक्यूटिव, सेकंड होता है स्टेट लेजिस्लेचर, और थर्ड होता है आपका स्टेट जुडिशरी। स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है राज्य कार्य पालिका, ये होगा आपका राज्य की विधायिका, और ये होगा आपका राज्य की न्यायपालिका, ठीक है। तो फाइनली हम सब जानते हैं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हमारे भाग 6 में आती है। और इसमें जो आर्टिकल होंगे वो 152 से लेकर के 237 तक होंगे, यानी कि जो राज्य सरकार होगी वो हमारे पार्ट यानी भाग 6 में होगी। और इसमें आर्टिकल जो होंगे वो 157 से लेकर के 237 तक होंगे, ठीक है। अब क्या होती है स्टेट गवर्नमेंट, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करती है। और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके तीन भाग होते हैं। लाइक पहला होगा आपका आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव, सेकंड होगा आपका स्टेट लेजिस्लेचर, और थर्ड होगा आपका स्टेट जुडिशरी। स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है क्या, राज्य की कार्यपालिका। सेकंड होता है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधायिका। और स्टेट जुडिशरी का मतलब होता है राज्य की न्यायपालिका, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इनके बारे में एक शॉर्ट में बात करूं
तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून को लागू कराना। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है मेकिंग ऑफ लॉ, कानून को बनाना। और स्टेट जुडिशरी का मतलब होता है एग्जीम ऑफ लॉ, कानून की विवेचना करना, कानून की जांच करना। ठीक है, अब कहने का मतलब ये होता है बच्चे, जो आपने एक यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ा, ये भी सेम उसी की तरह ही होता है, तो आपको ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बात करूँ स्टेट एग्जीक्यूटिव में, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपके कौन लोग होंगे? एक तो होगा आपका गवर्नर, गवर्नर का मतलब राज्यपाल, आप सब जानते हैं। एक आपका होगा काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार की मंत्री परिषद। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। राज्य सरकार की मंत्री परिषद। ठीक है, और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? इस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? तो इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? सीएम होता है। और इसमें कितने टाइप के मंत्री होते हैं? तो हम सब जानते हैं कि इसमें 3 टाइप के मंत्री होते हैं। लाइक पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, जो आपने पढ़ लिया है। सेकंड होता है आपका स्टेट मिनिस्टर, और थर्ड होता है आपका इंडिपेंडेंट मिनिस्टर। ठीक है, यानी स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है उसमें कुछ ये लोग आते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि इसमें पहला होता है गवर्नर, दूसरा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि राज्य की पूरी मंत्री परिषद, और उस पूरी मंत्री परिषद में ये 3 टाइप के मंत्री होते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी क्या? यहाँ पे आपका आएगा एक तो गवर्नर, ठीक है, और एक होगा आपका स्टेट विधान मंडल, और स्टेट विधान मंडल में आता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान सभा और विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। ठीक है, स्टेट जुडिशरी में आपका आने वाला है एक तो हाई कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है स्टेट गवर्नमेंट का, इसको कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें समझाता हूं। ठीक है, अब के बारे में दिस सैटरडे आपका टेस्ट नहीं हो पाया है पॉलिटी स्पेशल का। एक्चुअली क्या, हमारा थोड़ा टीम की जो टीम मेंबर थे वो ऑफ पे थे, तो अब के बारे में शायद आपका टेस्ट होगा, है ना। तो आपका सैटरडे में टेस्ट होगा अगेन पॉलिटी स्पेशल का, और नोट्स मैं इसके अपलोड करा दिए हैं, आप लोग नोट्स ले लीजिएगा, लेकिन खुद से नोट्स प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और अभी रिसेंटली आप लोग जानते हैं कि अभी एसबीआई की वैकेंसी आई हुई है, एसबीआई एसओ
तो उसमें जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एक मिनिमम कॉस्ट पे आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है फीस, तो आप उसको फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। और जो एससी और ओबीसी सॉरी जनरल और ओबीसी के कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 750 जो फीस रखी गई है आई थिंक यही है, तो आप उसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोप है उसमें भी। और रिसेंटली अभी एसएससी सीपीयू एसआई की भी वैकेंसी आई हुई है, तो उसका बैच लॉन्च होने वाला है 5 जुलाई से 6 जुलाई से होगा। और बाकी ये बैचेस तो चल ही रहे हैं, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वही सभी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और जिन बच्चों ने स्टैटिक जीके का एंट्रेंस पास किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो लगभग वे 28 से 30 बच्चे हैं जिन्होंने उसको एंट्रेंस को पास किया है, तो उनको मेरी तरफ से पूरा स्टैटिक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और बाकी जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा, ठीक है, टेंशन ना लें। तो इसको ध्यान से बेटा कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। चलिए भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, है ना। देखो, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो ये हमारे भाग 6 में आती है, यानी राज्य सरकार जो है हमारे संविधान के भाग 6 में है। और हम सब जानते हैं कि इसमें जो हमारे आर्टिकल होंगे वो 152 से लेकर के 237 तक होंगे, ठीक है। और सभी तरह तरह के एग्जाम्पल होंगे, लाइक आपका आर्टिकल 152 हुआ, 154 हुआ, ठीक है। इस तरीके से 237 तक होंगे। अगर मैं बात करूं एक स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्टेट गवर्नमेंट के 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें पहला होता है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य की कार्यपालिका। और इस राज्य की कार्यपालिका का जो काम होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून को लागू कराना। अब अगर मैं बात करूं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग होते हैं, तो हमारे आपके जो है मंत्री लोग होते हैं, मिनिस्टर्स लोग होते हैं। और आपके जो मंत्री लोग होते हैं, मिनिस्टर्स लोग होते हैं, वो अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट से जो है कानून को इम्प्लीमेंट कराते हैं। लाइक सिविल सर्विस में जो जाते हैं, आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, ठीक है। तो ये सभी प्रशासनिक सेवक होते हैं, ये भी पार्ट होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, या डायरेक्टली आप एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आपका स्टेट में भी होगा और यूनियन में भी होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो मंत्री होते हैं ये अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा कानून को इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पीएम है, आपका सीएम है ना, मंत्री परिषद है, कैबिनेट मिनिस्टर है, आपका सिविल सर्विसेज के जो अब सभी अधिकारी होते हैं वो लोग, ठीक है। अगला पार्ट होगा आपका स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधायिका। और हम सब जानते हैं कि इसका काम जो होता है वो मेकिंग ऑफ लॉ होता है, कानून को बनाना होता है। और जब कानून बनता है तो वो राज्य की विधायिका के तीनों अंगों से पास होना चाहिए। और राज्य विधायिका के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, गवर्नर और आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और हम इन दोनों को स्टेट विधानमंडल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा हम जब जानते हैं कि स्टेट जुडिशरी यानी कि इसमें हमारा हाई कोर्ट होगा, ठीक है, और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। कुछ कोर्ट भी होते हैं जो
मिसलेनियस टाइप के कोर्ट होते हैं, लाइक मोबाइल कोर्ट हुआ, फैमिली कोर्ट हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के कोर्ट भी इसी में ही आ जाएंगे, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो स्टेट जुडिशरी का मतलब होता है एग्जामिन ऑफ लॉ, यानी कि कानून की विवेचना करना, कि लाइक कोई कानून बन के आया है कि वो पब्लिक हित में है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, उसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, आने वाली जो जनरेशन है या फिर जो पब्लिक है उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी तो नहीं फैला रहा है, कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं डाल रहा है, उन सभी चीज़ों की जांच करती है, ठीक है। या फिर जो वो एक तरीके से आपका जो भी कानून बना है वो इलीगल तो नहीं है, उन सभी चीज़ों की जांच करती है सुप्रीम कोर्ट। या उस पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, यानी कि आप न्यायपालिका कह सकते हैं, है ना। अब कहने का मतलब ये होगा कि जो हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसमें हमारे एक तो कौन आते हैं, गवर्नर आते हैं, राज्यपाल आते हैं, एक आते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि क्या मतलब है इसका, कि जो हमारी राज्य की मंत्री परिषद होगी वो आती है, और मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, वो होगा सीएम। और एक यूनियन में, एक केंद्र में कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, पीएम होता है, ठीक है। यानी कि जो आपने यूनियन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर पढ़ा, ये सब उसी का ही जस्ट अपोजिट पार्टीशन है, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करता स्टेट उसमें यूनियन में, तो वहाँ यूनियन एग्जीक्यूटिव होता था, उसका भी काम क्या होता था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। वहाँ पे गवर्नर की जगह क्या था, प्रेसिडेंट था। और वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की जगह क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और हम सब जानते हैं कि वहाँ पे भी 3 टाइप के मंत्री होते हैं। जिस टाइप के मंत्री आपके एक राज्य में हैं, उसी टाइप के तीनों मंत्री एक केंद्र में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे सीएम हेड नहीं होता, वहाँ पे पीएम हेड होता है। राज्य में सीएम हेड होता है, ठीक है। उसके बाद राज्य की विधायिका की बात करें, अगर हमें यूनियन में लेके जाए, केंद्र में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, तो यूनियन लेजिस्लेचर होता है। और यूनियन लेजिस्लेचर में यहाँ प्रेसिडेंट आ रहा था, और यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा आ रही थी। स्टेट जुडिशरी को अगर हम यूनियन में कन्वर्ट करें, तो यूनियन जुडिशरी यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, ओनली सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है। क्योंकि क्योंकि केंद्र सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार पूरे देश की होती है, और जो राज्य सरकार होती है वो अपने अपने राज्यों की अलग अलग सरकार होती है। लाइक आपका राजस्थान की अलग हुआ, दिल्ली की अलग हुई, उत्तर प्रदेश की अलग हुई, बिहार की अलग हुई, कलकत्ता आपकी जो है मध्य प्रदेश की अलग हुई, ठीक है। तो उसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब बात करना चाहेंगे तो आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कहने का मतलब ये होगा कि आपके मंत्री परिषद आएंगे, और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो सीएम होगा। यहाँ पे 3 टाइप के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ये मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट मंत्री, जो एक सीनियर लेवल के मंत्री होते हैं। स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, ये इनकी हेल्प के लिए होते हैं। और इंडिपेंडेंस मिनिस्टर, ये जूनियर लेवल के मंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा जो है स्ट्रक्चर है स्टेट गवर्नमेंट का। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे गवर्नर। लेकिन प्यारे बच्चों, आपके मन में एक डाउट आ गया होगा। डाउट ये होगा कि सर स्टेट एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट में गवर्नर है और स्टेट लेजिस्लेचर के भी पार्ट में गवर्नर है, ये कैसे हो सकता है। तो बेटा एक हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 154, आर्टिकल 154। और हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 154 कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर, ठीक है। यानी कि जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां होंगी वो गवर्नर के पास निहित होंगी। तो इस हिसाब से ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन गया। और स्टेट लेजिस्लेचर का भाग क्यों है, क्योंकि जो भी कानून पास होगा स्टेट का, वो लेजिस्लेचर के तीनों अंगों से पास होगा। लाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी पास कराना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली से भी पास कराना पड़ेगा, और गवर्नर से भी पास कराना पड़ेगा। तो फाइनली अगर आप यहाँ गवर्नर नहीं रखते हैं तो इन दोनों से पास कराने से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि फाइनली इसके पास तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होता है, ठीक है, याद रखेंगे सबको। और जो गवर्नर होता है वो विधायिका का अंग इसलिए है क्योंकि विधायिका का काम है कानून बनाना, और कानून को वैलिड कौन करेगा, गवर्नर करेगा, सिंपल सी बात है।
तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं गवर्नर। हेडिंग डालेंगे गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सीएम। सीएम तो खैर हमने पढ़ लिया ना, सीएम हमने पढ़ लिया है ना। फिर हम पढ़ेंगे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टार्टिंग करते हैं गवर्नर से, और आर्टिकल जो है वो हम सबसे लास्ट में देख लेंगे। सबसे पहले गवर्नर पे आते हैं, ठीक है। अगर मैं गवर्नर की बात करता हूं तो हम सब जानते हैं कि जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल, देखना कट तो नहीं रहा ये, ठीक है। गवर्नर की बात करें तो इसको बच्चे ओथ कौन दिलाता है? ओथ का मतलब होता है शपथ। कौन दिलाएगा इसको शपथ? तो इसको जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है चीफ जज ऑफ सुप्रीम, सॉरी, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कौन स्टेट, यानी कि संबंधित राज्य, यानी कि संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जज, ठीक है। लिख देता हूं इस बात को, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जज। अभी समझाऊंगा बेटा सब चीजें। अगर ये ना हो तो कौन दिलाएगा? तो फिर दिलाएगा सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट। अगर ये अपने पद पे नहीं है तो फिर सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट दिलाएगा। नेक्स्ट आपका होगा, इसको अपॉइंट कौन करता है? इनको रिमूव कौन करेगा? और ये रिजाइन किसको देंगे? तो इन सब का एक ही आंसर होता है, बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ये राष्ट्रपति ही इसको अपॉइंट करता है, रिमूव करता है, और किसकी सलाह पे? एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजाइन किसको देगा? ये प्रेसिडेंट को देगा। टेन्योर कितने साल का होता है इसका? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। आपको नोट्स भी दे दूंगा, नोट्स तो खैर दे दिए होंगे, ठीक है। और बच्चे ये मत सोचना कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, क्योंकि बेटा इतनी इंग्लिश आनी चाहिए आपको। प्लेजर, ये किसके प्लेजर में काम करते हैं? तो हम सब जानते हैं कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे, आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिएगा। नहीं, वो तो रह गया ना वहां से, उधर से भी, ठीक है। चलिए भाई, तो बेटा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब अगर हम गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं ओथ की। अगर ओथ की बात करें, शपथ की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि हर पॉलिटिकल पद के लिए, हर पॉलिटिकल डेजिग्नेशन के लिए एक ओथ होती है, एक शपथ होती है, जो संविधान के अकॉर्डिंग होती है। और
उस शपथ को दिलाना जरूरी होता है। ठीक है, तो जो हमारे राज्य के राज्यपाल बनते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है, और जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि संबंधित राज्य का जो भी हाई कोर्ट होगा उसका जो भी जज होगा, चीफ जज, वो दिलाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर की बात करूं, यूपी की बात करते हैं हम, तो यूपी में जो नया गवर्नर बनेगा उसको शपथ कौन दिलाएगा? जो यूपी की जो हाई कोर्ट होगी उस हाई कोर्ट का जो जज होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान का जो राज्यपाल बनेगा उसको शपथ कौन दिलाएगा? यूपी की हाई कोर्ट नहीं दिलाएगी, राजस्थान की हाई कोर्ट का जो भी जज होगा, चीफ जज, वो दिलाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम सब जानते हैं कि अगर संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जज है वो नहीं है, तो फिर शपथ कौन दिलाएगा? सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे, यानी कि जो हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर जज होंगे, वो शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट होगा अपॉइंट कौन करेगा इनको? तो बेटा अपॉइंट करता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पे? एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे। कभी कभी बच्चे, मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई क्या ये निर्वाचित होता है या फिर इसका इलेक्शन होता है? तो बेटा इसका कोई इलेक्शन नहीं होता, इसका कोई वो नहीं होता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। अगर ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई सीएम भी होता है, सीएम भी पब्लिक के द्वारा चुना हुआ होता है, तो फिर इन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई मैं अपने पद पे बड़ा हूँ, गवर्नर कहता मैं अपने पद पे बड़ा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के सीएम, उनकी भी उपराज्यपाल से लड़ाई हुआ करती थी इसी मैटर पे। ठीक है, तो इसलिए जो ये राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसकी सलाह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे। और ये जो राज्यपाल होता है ये कहीं ना कहीं सेंट्रल का व्यक्ति होता है, और ये आपका जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करेगा, यानी प्रसाद पर्यंत काम करेगा। और हम सब जानते हैं कि प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जो व्यक्ति उसको अपॉइंट करेगा वो उसको रिमूव भी कर सकता है। तो ये प्लेजर का मतलब होता है, ये आपका प्रसाद पर्यंत होता है। रिमूव कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे। रिजाइन, अगर ये रिजाइन देंगे तो किसको देंगे? क्योंकि देखो, हालांकि अगर हमने इस व्यक्ति को, राज्यपाल को चुन लिया, अगर हमने राज्यपाल को चुन लिया तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन क्या वो 5 साल से पहले अपने पद को नहीं छोड़ सकता? तो यस, बिल्कुल छोड़ सकता है, कि उसकी डेथ हो जाए या फिर उसको हटा दिया जाए राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर वो खुद रिजाइन दे दे। आप समझ रहे हैं? तो इस कंडीशन में अगर राज्यपाल चाहे तो खुद भी रिजाइन दे सकता है। ऐसा नहीं कि उसको 5 साल के लिए अपॉइंट कर ले तो 5 साल के लिए ही काम करेगा, वो पहले भी अपना पद छोड़ सकता है। और दूसरी बात, टेन्योर जो होता है उसका 5 साल का होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता। अगर जब तक राष्ट्रपति की सहमति है तब तक ये 5 सालों तक काम करेगा। लाइक कि कभी ऑप्शन में आ जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 9 साल। तो क्या आंसर होगा? 5 साल होगा। लेकिन अगर वो 5 साल वाली लाइन हटा दे, ये चलो 5 साल वाली लाइन भी रहे, और नीचे 9 ऑप्शन 4 में लिख दे कि राष्ट्रपति की सहमति तक, तो आंसर क्या होगा? फिर आंसर 5 साल नहीं होगा, फिर होगा राष्ट्रपति की सहमति तक। क्योंकि ये जो अपने पद पे बना होता है वो राष्ट्रपति की सहमति तक बना होता है। अरे क्या हो रहा है? हेलो, ठीक है बच्चे, आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करेंगे टेन्योर की। तो टेन्योर पता चल गया 5 साल का होता है। प्लेजर यानी किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? राज्यपाल के। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, या पॉज कर लिया करें वीडियो को, तो आप जो है इसको कॉपी कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका होगा क्या, नेक्स्ट आपका होगा पॉइंट कि इनकी मिनिमम एज कितनी होती है। अगर मैं इनकी मिनिमम एज की बात करूं तो मिनिमम एज कितनी होगी बेटा, 35 वर्ष होगी कंप्लीट, यानी कि ये 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हों। मैक्सिमम एज कितनी होगी, तो मैक्सिमम एज होगी नो लिमिट। हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि गवर्नर की जो मैक्सिमम एज होगी वो ये होगी, कहीं नहीं लिखा। सैलरी, सैलरी जो मिलती है इनको वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि भारत की संचित निधि से। और इनकी जो सैलरी है वो कितनी है बेटा, इनकी जो सैलरी है वो 3.5 लाख रुपए है, 3.5 लाख रुपए पर मंथ। क्वालिफिकेशन क्या होगी इनकी, क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन होगी इनकी बेटा क्या, क्वालिफिकेशन होगी वही कि आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हो, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे ना हो, एज 35 साल हो कंप्लीटेड, ठीक है बस। तो बेटा इसको ध्यान से समझेंगे कि अगर जो मिनिमम एज की बात करता हूं मैं, तो जो मिनिमम एज होती है गवर्नर बनने के लिए, एक राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो उम्र होती है हम सब जानते हैं कि वो 35 साल होती है। और 35 साल किस किस के लिए होती है, आपकी राष्ट्रपति के लिए भी होती है, आपकी गवर्नर के लिए भी होती है ना। और अगर मैं बात करूं मिनिमम एज, तो मिनिमम एज के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, नो लिमिट है। सॉरी मिनिमम एज नहीं, सॉरी मैक्सिमम एज, मैक्सिमम एज जो होगी वो नो लिमिट होगी, ठीक है। सैलरी, सैलरी जो मिलती है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, भारत की संचित निधि से मिलती है, और सैलरी मिलती है 3.5 लाख रुपए पर मंथ। क्वालिफिकेशन क्या होती है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत के नागरिक हो, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ के पद पे ना हो, किसी भी तरीके से लाभ के पद पे ना हो, लाइक किसी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की कोई सरकारी जॉब ना करते हो, किसी सरकारी संस्था में किसी तरीके से लाभ ना लेते हो, ठीक है, कोई सैलरी ना लेते हो, और आपका एज वही कंप्लीटेड 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है गवर्नर की, ठीक है। तो बेटा इसको कर लीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि आपकी पॉलिटी जो है लगभग खत्म ही होने वाली है। पॉलिटी आपके लगभग 60% मैंने कवर करा दी है, 40% रह रही है जिसमें भी हम पूरा स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम यूनियन और जो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर जुडिशरी पढ़ेंगे, यानी न्यायपालिका पढ़ेंगे। अभी हम स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट हमने ख़त्म कर दिया, केंद्र सरकार ख़त्म कर दिया हमने। अब हम आज हमने स्टार्ट की है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट पढ़ने के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, यूनियन जुडिशरी पढ़ेंगे, फिर स्टेट जुडिशरी पढ़ेंगे, लाइक जुडिशरी पढ़ेंगे, कहने का मतलब ये है। उसके बाद फिर हम लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद डीपीएसपी हुआ, फंडामेंटल राइट हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हुआ, और आपका क्या हुआ, सिटीजनशिप हुआ, आर्टिकल्स हुए, शेड्यूल्स हुए, पार्ट हुए, कुछ मिसलेनियस पार्ट हुआ, और पॉलिटी फिनिश्ड, ठीक है। तो पॉलिटी भी आपकी लगभग पूरी होने वाली है। तो आप इसको अब जो है रिवीजन करना चालू कर दें और क्वेश्चन निकालना चालू कर दें, अपने जो भी आपके डाउट्स हैं वो निकालना चालू कर दें, क्योंकि अब मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ बैच को, तो मैं इसको जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा बैच को। उसके बाद में फिर वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे सिविल सेवा के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो इसी बैच में रहे, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच से लेफ्ट हो जाना। लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, पॉलिटी को हम अपनी और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो इस बैच में टिके रहे।
ठीक है। तो क्या होगा, आपकी पॉलिटी और अच्छी हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ को, यानी कि लाइक आप अगर आप कभी सिविल सेवा में जाते हो, पीसीएस की तैयारी करते हो, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। और देखो, कहने का मतलब तो ये है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो बेटा ये फ़ायदे की बात ही होती है। उसके बाद फिर आपके हिस्ट्री के बैचेस आ रहे हैं, आप हिस्ट्री ले लेना। काफ़ी सारे बच्चों ने ली भी है, ज्योग्राफी भी की भी आने वाली है क्लासेस, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू योर सेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, शब्बा खैर, बाय, गुड नाइट।